ये कहानी है गीता की, जो अपने पति गोविंद के साथ वीरपुर में रहती थी। अचानक एक दिन गीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गोविंद को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और उसका देहांत हो जाता है। गोविंद की अचानक मृत्यु के बाद गीता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आप क्यों चले गए? आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ये जीवन मेरे लिए बोझ बन गया है जी। गीता, ओ गीता, कहाँ है? बाहर आ जरा। ये तो जमींदार साहब की आवाज है। नमस्ते जमींदार साहब। गीता, गोविंद ने मेरे से 2 लाख रुपए का कर्जा उठाया था। अब वो तो इस दुनिया में है नहीं। अब तू ये बता कि मेरा कर्जा तू कब तक चुका देगी? पर मालिक, मेरे पति ने तो मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया, वरना वो मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताते थे। और वो इतने पैसे कर्जे पर क्यों लेंगे? देख गीता, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू मुझे मेरे पैसे लौटा दे। मैं तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तूने 1 हफ्ते में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुझे घर खाली करना पड़ेगा। मालिक, इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? आप तो जानते ही हो मेरे घर की क्या हालत है। अचानक इनके देहांत के बाद मेरे लिए घर का गुजारा करना भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। दया करो मालिक, मैं गरीब औरत हूँ। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे। जब तेरे आगे पीछे कोई नहीं तो तू इस घर में रहकर क्या करेगी? तू ये घर खाली कर दे, मेरा कर्जा भी उतर जाएगा और तू कहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लग जा। पर मालिक, मेरे पास तो ये एक घर ही मेरा सहारा है। अगर मैं घर भी आपको दे दूं तो मैं कहाँ रहूंगी? मुझ पर रहम करो, इस घर को मेरे से मत छीनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तूने 1 हफ्ते तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुझसे ये घर छीन लूंगा। जमींदार गीता को अगले हफ्ते आने की धमकी देकर चला जाता है। 1 हफ्ता बीत जाता है। गीता पैसों का इंतजाम नहीं कर पाती। जमींदार अपने आदमियों के साथ आता है। इसके घर का सारा सामान फेंक दो, निकालो इसे घर से। मुझ पर रहम करो मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस घर से मत निकालो। जमींदार गीता की एक नहीं सुनता। वो गीता को घर से निकाल देता है। गीता रोती हुई एक नदी किनारे पहुंचती है। हे भगवान, अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? मैं जीकर क्या करूंगी? मैं किसके लिए जीऊंगी? मेरा मर जाना ही अच्छा है। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान ही दे देती हूँ। इतना कहते ही गीता नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। गीता इधर उधर देखती है कि बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। वो देखती है एक पेड़ के नीचे एक टोकरी में छोटा सा बच्चा रो रहा होता है। गीता उस बच्चे के पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। ये किसका बच्चा है? कितना मासूम और प्यारा बच्चा है। और इसके माँ बाप इसको छोड़ गए। इसके माँ बाप कहाँ हैं? इस बच्चे को यहाँ अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। मुझे इसे अपने साथ ही लेकर जाना होगा। गीता उस बच्चे को अपने साथ लेकर गांव में पहुंचती है और एक घर से थोड़ा सा दूध लेकर उस बच्चे को पिलाती है। कुछ देर बाद वो बच्चा मल कर देता है। गीता उसका मल साफ करने लगती है। वो देखती है, ये क्या? ये मल तो सोने का बन गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो ये मल था, अचानक सोना कैसे बन गया? गीता उस बच्चे की खातिर वो सोना उठा लेती है और उसे बाजार में बेच देती है, जिसके बदले उसे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से गीता अपने रहने के लिए एक झोपड़ी तैयार करती है। ऐसे ही जब भी वो बच्चा मल करता, वो मल सोने में बदल जाता। ये बच्चा जब भी मल करता है वो सोने में बदल जाता है। हे भगवान, ये तो कोई चमत्कार है। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो कोई जादुई बच्चा है। ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं। गीता के पास उस जादुई बच्चे के आ जाने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसके पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं थी और उस बच्चे के रूप में जीने का सहारा भी मिल गया था। गीता अपने उन पैसों से विधवा आश्रम खुलवाती है, जिसमें मजबूर और बेसहारा विधवा औरतें रह सके। गीता बहन, आज आपकी वजह से हम मजबूर और बेसहारा विधवा औरतों को सहारा मिल गया। आपने ये पुण्य का काम करके हम औरतों के लिए बहुत नेक कार्य किया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और वो बच्चा 4 साल का हो जाता है। एक दिन गीता जब बच्चे के साथ खेल रही थी, तभी उसके पास 2 आदमी आते हैं। गीता, ये बच्चा तेरा नहीं हमारा है। अब इस बच्चे पर हमारा अधिकार है। हम जानते हैं कि तुझे इस बच्चे से प्यार नहीं है, बल्कि ये एक जादुई बच्चा है, इसलिए तूने इसकी जादुई शक्तियों की वजह से इसको अपने पास रखा हुआ है। नहीं नहीं, ये बच्चा मेरा है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। मैंने इसे बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। तुझे धन दौलत ही चाहिए ना, तो हम तुझे जितनी मर्जी धन दौलत देंगे, पर बदले में ये बच्चा तू हमें दे दे।
मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, ये बच्चा ही मेरी असली दौलत है। अगर ये बच्चा ना होता तो शायद इस दुनिया में मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहता। आज इस बच्चे की वजह से मैं दुनिया में जी रही हूँ और यही एकमात्र मेरे जीने का सहारा है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम ले लो, पर मैं इस बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगी। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। गीता वहीं पर खेल रहे बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेती है, पर वो दोनों आदमी जबरदस्ती बच्चे को गीता की गोदी से छीन लेते हैं। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। ये कैसा सपना था? मेरा बच्चा मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरे लाल तो कहीं नहीं जाएगा, अपनी माँ के पास ही रहेगा। गीता अभी अपने बच्चे को गोदी में लेकर प्यार कर ही रही थी कि तभी उसके सामने एक रोशनी सी आती है और भगवान प्रकट होते हैं। गीता, इस अनाथ बच्चे को तुमने एक माँ का प्यार दिया है, इसकी देखभाल की है, इसे अपनी ममता और लाड़ प्यार से पाला है। इस बच्चे की असली माँ तुम ही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं इस बच्चे के बिना नहीं रह सकती। ये बच्चा मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का सहारा है। इस बच्चे को आपने मुझे सौंपकर मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है प्रभु। गीता, ये बच्चा मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा था। मैं जानता था कि तुम अपनी जिंदगी में निराश हो चुकी हो और तुमने मुझे पुकारा, और भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। इस बच्चे को जादुई शक्तियां देकर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पर तुमने अपनी ममता और दुलार से इस बच्चे की परवरिश की। अब ये बच्चा तुम्हारे जीने का सहारा बनेगा। तुम इसके साथ हमेशा खुश रहना। अब तुमसे ये बच्चा कोई नहीं छीनेगा। मांगो, कुछ और चाहिए तो? प्रभु, इस बच्चे को फिर से एक साधारण बालक के रूप में बदल दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को ममता की परवरिश दूंगी। गीता के इतना कहते ही भगवान उस जादुई बच्चे को एक साधारण बालक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से गीता उस बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। प्रीति अपने भैया भाभी के साथ कानपुर में रहती थी। बचपन में ही प्रीति के माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके बाद प्रीति के भैया ने ही उसकी देखभाल की। भैया की शादी के बाद प्रीति को लगा कि उसकी भाभी मां की तरह उसे प्यार देगी, पर हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। प्रीति की भाभी मधुरिमा बहुत ही खड़ूस और गुस्से वाली थी। प्रीति के भैया को काम के सिलसिले में कानपुर से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए प्रीति की भाभी प्रीति पर ज्यादा जुल्म करती थी। एक दिन, प्रीति थोड़ा जल्दी हाथ चलाए कर, देख नहीं रही मैं कितनी देर से भूखी बैठी हूँ, ला जल्दी से रोटी दे। अभी लाई भाभी, ये आपकी रोटी भाभी। मोती भूखा होगा, ये 2 रोटी उसे खिला देती हूँ। प्रीति के घर के पास एक कुत्ता रोजाना आकर बैठ जाता था। प्रीति उसे प्यार से मोती कहकर बुलाती थी। अपने हिस्से का खाना अक्सर वो मोती को खिला देती थी। मधुरिमा जब भी उससे गुस्सा होती तो प्रीति मोती के पास जाकर बैठ जाती और उस बेजुबान जानवर को प्यार करके अपना सारा दुख उससे कहती। ये ले मोती, इससे पहले कि भाभी देख ले, तू जल्दी से ये रोटी खा ले। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए छिपा कर लाई हूँ। एक तू ही तो मेरा दोस्त है जो मेरे मन की बात जानता है। भाभी मेरे से बहुत काम करवाती है मोती, मैं थक जाती हूँ। अरे कहाँ मर गई प्रीति की बच्ची, ये बर्तन तेरी माँ धोएगी ऊपर से आकर। कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मेरा गला भी थक गया, पर तू तो ना जाने कानों में रुई डालकर घूमती है। भाभी मैं बर्तन कर दूंगी, पर आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है। आप माँ को कुछ मत बोलो। मेरे आगे जुबान चलाती है, चल जा यहां से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति बेचारी बर्तन धोते हुए रोने लगती है। तभी उसे मोती के भौंकने की आवाज आने लगती है। वो उसके लिए थोड़ा सा दूध लेकर पिलाने चली जाती है। इतनी देर में प्रीति का भाई महेश आ जाता है। वो मधुरिमा से कहता है, मधुरिमा, आज ऑफिस में वकील साहब आए थे। बाबूजी की वसीयत के मुताबिक गांव की 2 जमीनों में से एक जमीन हमें प्रीति की शादी के लिए रखनी है, जिसे बेचकर उसका पैसा प्रीति की शादी में लगेगा। मैं सोच रहा हूं कल गांव चला जाता हूं। मेरे दोस्त रवि की जान पहचान के कुछ लोग हैं जो जमीन अच्छे दामों में खरीद लेंगे। फिर आगे प्रीति की शादी भी तो करनी है, उसके लिए जमीन के पैसे काम आएंगे। ये कहकर महेश कमरे में चला गया। मधुरिमा सोचने लगी,
ऐसे कैसे पूरी जमीन इस प्रीति के नाम कर दूं? ये तो बड़ी सही बात हुई। खुद तो हमारे मत्थे मड़कर ऊपर चले गए माँ बाप दोनों, अब जमीन का सारा पैसा भी इस लड़की के हवाले कर दूं? मैं कोई पागल थोड़ी हूं। मैंने भी इसका काम तमाम न कर दिया तो मेरा नाम मधुरिमा नहीं। कल महेश जब गांव जाएंगे, पीछे से अच्छा मौका है प्रीति को रास्ते से हटाने का। और फिर जब महेश वापस आएंगे, बोल दूंगी पता नहीं किसी के साथ भागी होगी और उसने ही मार दिया होगा। कल इसे बेहोश करके पास के रेलवे स्टेशन पर ले जाऊंगी और पटरी पर लिटाकर बांध दूंगी। ये ठीक रहेगा, इससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अगले दिन महेश गांव के लिए निकल जाता है। मधुरिमा प्लान के मुताबिक सब कुछ सोच कर बैठी थी, पर उसे डर था कहीं मोती प्रीति को ले जाते हुए ना देख ले। इसलिए जब प्रीति रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है, मधुरिमा चोरी से आटे में बेहोशी की दवा मिला देती है। प्रीति रोटी खाकर बेहोश होने लगती है। मोती के भौंकने की आवाज सुनकर जैसे ही प्रीति उसे रोटी देने जाने लगती है, बेहोश होकर गिर जाती है। मधुरिमा मोती के आगे रोटी रख देती है। मोती का ध्यान रोटी पर था। इतनी देर में मधुरिमा प्रीति को पटरी पर बांध देती है। ये ट्रेन अब तक क्यों नहीं आई? इतनी देर हो गई है, कोई आ गया तो बवाल मच जाएगा। आज इसे मारने का अच्छा मौका हाथ लगा है। अरे ये क्या, ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? ओहो, इसे तो मैं बेहोशी की दवा मिले आटे की रोटी देकर आई थी। प्रीति बेहोश हो गई, ये क्यों नहीं हुआ? मधुरिमा जो रोटियां मोती के आगे रख कर आई थी वो उसने खाई ही नहीं थी, क्योंकि मोती हमेशा प्रीति के हाथ से रोटी खाता था। इसलिए मोती ने वो रोटी नहीं खाई। वो प्रीति की गंध को पहचानता था, इसलिए वो सूंघता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। इतनी देर में ट्रेन आने लगती है। प्रीति को भी होश आ जाता है। वो चिल्लाने लगती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी रस्सियां खोलो। मोती इधर आओ, ये मेरी रस्सियां खोलो मोती। बेजुबान जानवर प्रेम के भूखे होते हैं। प्रीति मोती का बहुत ध्यान रखती थी। आज मोती के लिए वफादारी निभाने की बारी थी। वो प्रीति की सारी बातों को समझ रहा था। उसे पता था कि प्रीति किसी मुश्किल में है। मोती ने कोशिश की और रस्सियां खुल गई। प्रीति जल्दी से मोती के साथ पटरी के किनारे हो गई। ये सब देखकर मधुरिमा वापस घर की ओर भागी। मोती, आज तुमने मेरी जान बचाकर वफादारी का सबूत दिया है। अगर आज तुम ना होते तो मेरा बचना नामुमकिन था। चलो घर चलते हैं मोती। प्रीति जैसे ही घर पहुंचती है, महेश वापस आ चुका होता है। वो प्रीति की हालत देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई बात है। वो जबरदस्ती प्रीति से सारी बात पूछता है। प्रीति रोते हुए अपने भाई से लिपट जाती है और सारी बात बता देती है। महेश गुस्से में मधुरिमा को थप्पड़ मारकर घर से निकलने को कहता है। मधुरिमा, भाभी तो मां के समान होती है, पर तुमने आज इस शब्द को मैला कर दिया। तुम निकल जाओ इस घर से अभी और इसी वक्त। तुम जैसी लालची औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। नहीं भैया, भाभी को घर से मत निकालो। ये जैसी भी है मेरी भाभी माँ है। देखा तुमने, ये अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी ननद, अपनी इस भाभी को माफ कर दो। प्रीति के कहने पर महेश मधुरिमा को माफ कर देता है। मधुरिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वो बिल्कुल बदल जाती है। प्रीति को अपनी भाभी माँ का प्यार मिल जाता है। मोती भी अब प्रीति के साथ उसके घर में ही रहने लगता है। Thanks for watching.